हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग नाउन फिनिश कर चुके हैं, और साथ में हम लोग ने एक और सीरीज अभी शुरू करी थी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस बार बार रिपीट मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन। उस सीरीज को भी साथ में हम कंप्लीट करेंगे, मतलब हम दो टॉपिक एक साथ करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने नाउन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन से कनेक्टेड है। तो अगर आपको नाउन समझ में नहीं आया होगा तो आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप नाउन की वीडियोस को देख लो, उसके बाद आप प्रोनाउन की वीडियोस को देखना। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसका बेसिक्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड, जिसको हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एक नाउन के बदले या एक नाउन की जगह पर। देखो, आप इसको ऐसे समझो। आप एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आजकल क्या होता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है आईफोन का, है ना? आईफोन का ट्रेंड चल रहा है। तो आपने देखा, पहले आया आईफोन, फिर आता आईफोन 11 या 14 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आईफोन 14 प्रो, आता है ना? आईफोन 14 आता है पहले, फिर क्या आता है आईफोन 14 प्रो। तो बेसिकली व्हाट इज प्रो? ये प्रो क्या है? प्रो का मतलब है इसी का एडवांस्ड वर्जन। भाई फोन तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करी गई है, इसमें थोड़ा सा अपडेशन किया गया है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रो वर्जन। तो ऐसे ही आप ये समझ के चलो ना कि जो प्रोनाउन है ये और कुछ नहीं है बल्कि नाउन का ही क्या है, ये प्रो वर्जन है। ठीक है ना? देखो, प्रोनाउन, आप इसको ऐसे समझ के चलो कि नाउन का ही क्या है, ये प्रो वर्जन, ऐसे आप समझ के चलो। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे लगाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो, होता क्या है, जब आप एक सेंटेंस के अंदर नाउन को रिपीट करने लग जाओगे ना, तो सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो खो जाती है। वो सेंटेंस जो है ना, आपको बड़ा ही डल और बड़ा ही बोरिंग लगने लग जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल पकड़ो, मैं अगर बोलता हूं कि राम इज माय फ्रेंड एंड राम इज कमिंग टुडे एंड राम इज अ वेरी गुड कुक, सो राम विल कुक फूड फॉर मी टुडे। अब आप बताओ, क्या आपको सेंटेंस अच्छा लगा देखकर? आपको सेंटेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलता, राम इज माय फ्रेंड एंड इज कमिंग टुडे, ही इज अ वेरी गुड कुक, सो ही विल कुक फूड फॉर मी टुडे। तो अब आप बताओ, ये सेंटेंस आपको देखकर मच बेटर लगा कि नहीं लगा? क्यों किया ऐसा मैंने? ऐसा क्यों लगा आपको बेटर क्यों लगा? क्योंकि मैंने क्या किया इसमें, जो पिछले वाले सेंटेंस में बार बार मैं राम 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 रिपीट कर रहा था, इस वाले में मैंने क्या किया, पहली बार तो मैंने राम रखा, लेकिन दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार जहां जहां पर राम था वहां पर मैंने क्या कर दिया, वहां पर मैंने ही कर दिया। यानी कि बेसिकली मैंने राम की जगह पर, राम क्या एक नाउन है ना, तो नाउन की जगह पर मैंने एक दूसरा शब्द लगा दिया। तो यही जो दूसरा शब्द मैंने लिखा ही, इसी को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। देखो डेफिनेशन, अब प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो आप नाउन की जगह यूज करते हो। एंड वी डू इट, हम ऐसा करते हैं टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, ताकि हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े। इससे क्या होता है, सेंटेंस की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। सेंटेंस आपको डल और बोरिंग लगता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते। एग्जाम्पल देखो, अभिषेक इज इन दिल्ली, अभिषेक अभी दिल्ली में है, इज इन दिल्ली, सो अभिषेक इज कमिंग टू मीट में। देखो, जब एक बार मैंने बोल दिया अभिषेक, एक बार मैंने किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर दिया है ना कि भाई अभिषेक है ये, तो क्या दोबारा मुझे अभिषेक बोलने की जरूरत है? सेंटेंस बिल्कुल ही अजीब सा टोन दे रहा है। देखो ना क्या लिखा हुआ है, अभिषेक इज इन दिल्ली, अभिषेक दिल्ली में है, सो अभिषेक इज कमिंग टू मीट मी, तो इसलिए अभिषेक मुझसे मिलने आ रहा है। अब ये आपको बिल्कुल ही डल, बिल्कुल ही बोरिंग सा लग रहा है, आप इसकी जगह ऐसा कर दो, अभिषेक इज इन दिल्ली, की अभिषेक जो है वो दिल्ली में है, सो ही इज कमिंग टू मीट मी, तो ही इज कमिंग टू मीट मी, यानी कि अभिषेक की जगह पर मैंने क्या कर दिया, ही। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर भी, ठीक है ना? तो यहां पर मैंने क्या किया, अभिषेक यानी कि जो नाउन है, इस नाउन की जगह पर मैंने क्या किया, एक दूसरा शब्द लगाया। तो ये जो दूसरा शब्द मैंने लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, नोट में एक बात लिखी है, ध्यान से देखो, द नाउन एंड द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ सेम पर्सन, जेंडर एंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मैं यहां पर लिख के आपको समझाता हूं कि आपका नाउन और आपका जो प्रोनाउन है वो सेम जेंडर के होने चाहिए, सेम पर्सन के होने चाहिए और सेम नंबर के होने चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि प्रोनाउन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, शी भी एक प्रोनाउन है, ही भी एक प्रोनाउन है, दे भी एक प्रोनाउन है, वी भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है, ठीक है, और यू भी प्रोनाउन है। ये सारे ही प्रोनाउन है। लेकिन आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने अभिषेक की जगह पर मैंने ही क्यों लगाया? ये जो ही है, मैंने ये क्यों लगाया? मैं यहां पर शी भी लगा सकता था, दे भी लगा सकता था, वी भी लगा सकता था, आई भी लगा सकता था, इट भी लगा सकता था और यू भी लगा सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने ही क्यों लगाया, ये भी समझाऊंगा। उससे पहले आप एक चीज समझो। देखो, जब मैं बात करता हूं पर्सन की, यहां पर लिखा है ना पर्सन, लिखा है, तो पर्सन कितने होते हैं? पर्सन तीन होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन,
एक होता है आपका सेकंड पर्सन और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी के अंदर 2 प्रोनाउंस आते हैं, आई एंड वी, आई एंड वी। सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है जो है यू। और इनको छोड़कर जितने भी प्रोनाउंस बच गए या जितने भी नाउन्स बच गए सारे के सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। सबसे आसान तरीका याद रखने का, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी बच गए इन 3 के अलावा वो सारे क्या है, थर्ड पर्सन। अब थोड़ा सा अगर आप डेफिनेशन समझोगे तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बता रहा है किसी बात को या जो बोलने वाला है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन होता है जिसको वो बोल रहा है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं उसको इंडिकेट करके बोल रहा हूं कि तुम कल क्यों नहीं आए, तो बोलने वाला मैं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन यानी कि आए। मैं उसको बोल रहा हूं कि तुम कल क्यों नहीं आए, यानी कि मैं उसको किस तरीके से संबोधित कर रहा हूं, किस तरीके से एड्रेस कर रहा हूं, तुम करके, क्योंकि मेरे सामने कोई भी होगा मेरे लिए तो वो तुम ही होगा ना, कि तुम कल क्यों नहीं आए। अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, तुम कल क्यों नहीं आए, है ना। तो मेरे सामने जो व्यक्ति होगा या बोलने वाले के सामने जो होता है, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो तो हमेशा यू होता है, तो इसलिए सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसको बोल रहा है, और थर्ड पर्सन हो गया जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। जैसे मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मैं उससे कहता हूं कि तुम मुझे बताओ राहुल ने तुम्हें क्या कहा, तो मैंने बोला तुम मुझे बताओ, तो मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, मैंने बोला तुम बताओ, तो तुम यानी कि ये जो सामने मेरे व्यक्ति कौन है, सेकंड पर्सन। मैं बोल रहा हूं राहुल ने क्या कहा, यानी कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, तो राहुल हो गया आपका थर्ड पर्सन। हालांकि राहुल क्या है, नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूं जेंडर की, तो जेंडर आपको पता है, जेंडर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मतलब मेल, एक होता है आपका फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब फीमेल, और एक होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मतलब कह सकते हो कॉमन जेंडर है न्यूट्रल जेंडर, मतलब जिसका कोई लिंग नहीं होता है ना, जैसे कि मैस्कुलाइन यानी कि पुरुष लिंग, फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, लेकिन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग भी कहते हैं हिंदी में इसको, मतलब बेसिकली ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। और तीसरा आपका होता है नंबर। नंबर कितने होते हैं, नंबर आपके होते हैं 2, ठीक है, नंबर कितने होते हैं 2। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का मतलब एक वचन यानी कि अकेला, और एक होता है आपका प्लूरल नंबर यानी कि एक से ज्यादा। तो अब ये ध्यान रखना कि आपके नाउन का जो नंबर होगा वही आपके प्रोनाउन का नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। आपके नाउन का जो पर्सन है, ठीक है, अगर आपका नाउन फर्स्ट पर्सन का है तो आपका प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या वी में से एक होगा। अगर आपका नाउन सेकंड पर्सन का है तो आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन यानी कि यू होगा। अगर आपका नाउन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है तो आपका प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन में से ही कोई होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जेंडर की। अगर आपका नाउन मैस्कुलाइन जेंडर में है तो आपका प्रोनाउन भी ऐसा होगा जो मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा। अगर आपका नाउन फेमिनाइन जेंडर में है तो आपका प्रोनाउन जो होगा वो भी किस में होगा, फेमिनाइन जेंडर को इंडिकेट करेगा। और अगर आपका नाउन कॉमन जेंडर में है, मतलब जिससे कोई जेंडर नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, न्यूट्रल जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि द नाउन एंड द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ सेम पर्सन, जेंडर, नंबर। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर ही क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये ही मैंने लगाया अभिषेक की जगह, तो ये आपका नाउन है। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस नाउन का नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर नंबर तो सिंगुलर है, क्योंकि एक है, अकेला है, यानी कि जो मेरा प्रोनाउन होगा वो होना चाहिए सिंगुलर, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं अगर इस अभिषेक का जेंडर, जेंडर क्या है, तो आप कहोगे सर जेंडर तो मैस्कुलाइन है, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रोनाउन जो होगा ना वो भी क्या होना चाहिए, मैस्कुलाइन। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो अभिषेक है इसका पर्सन क्या है, कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सर ये तो थर्ड पर्सन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो अपने आप में क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, यानी कि आपका प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए। अब आप बताओ, क्या मैं यहां पर शी लगा सकता था अभिषेक की जगह पर, मैच कर लेते हैं। क्या ये शी सिंगुलर है, आप कहोगे सर है, यानी कि एक कंडीशन मैच कर रही है। क्या ये शी मैस्कुलाइन है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो फेमिनाइन है, शी तो लड़की के लिए लगाते हैं, तो यानी कि एक ही कंडीशन मैच हो पा रही है, मतलब 2 कंडीशन मैच हो पा रही है, थर्ड पर्सन भी है एक्चुअली है, लेकिन यहाँ पर तीनों मैच होनी चाहिए, तो ये तीनों से मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं लगा सकते। एक बार ये देखो, दे जो है क्या सिंगुलर है, तो आप कहोगे नहीं सर सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल, तो यानी कि पहली ही कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये भी नहीं आएगा। वी, ये भी आपको पता है प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन होता है, जबकि मुझे क्या चाहिए, थर्ड पर्सन, तो ये कट गया। इट, इट आपको पता है सिंगुलर होता है, चलो सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, चलो थर्ड पर्सन होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैस्कुलाइन, लेकिन ये जो इट है ना, ये तो क्या, ये तो न्यूट्रल जेंडर है, इट का कोई जेंडर नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं आ सकता। यू देखो, मुझे चाहिए सिंगुलर, चलो यू को सिंगुलर प्लूरल हम दोनों ही मान लेते हैं, तो मान लिया मैंने सिंगुलर है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, थर्ड पर्सन चाहिए, लेकिन आपको पता है यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचा ये ही। अब बताओ क्या ही जो है सिंगुलर है, आप कहोगे बिल्कुल सर सिंगुलर है, एक लड़के के लिए लगाते हैं। क्या मैस्कुलाइन है, आप कहोगे बिल्कुल सर मैस्कुलाइन है, क्योंकि ही लगाते हैं लड़के के लिए।
क्या थर्ड पर्सन है? आप कहोगे बिल्कुल सर थर्ड पर्सन है, यानी कि तीनों कंडीशंस को मैच कौन कर रहा है? ही कर रहा है, इसलिए मैंने अभिषेक की जगह पर क्या लगाया? ही लगाया। देखो हालांकि ये बात मतलब इसको बताने की जरूरत थी नहीं, आपको पता है अभिषेक की जगह ही आएगा, लेकिन मैंने बताई क्यों? ताकि आगे आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझते चलना, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, ऐसा प्रोनाउन जो आप किसी भी एक पर्सन के लिए यूज करते हो एज नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कह सकते हो, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब पहले तो आप समझो कि नॉमिनेटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव दोनों एक ही है, और ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है। जब आप एक प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो उसको आप क्या बोलोगे? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। जैसे मैं बोलूं ही इज माई स्टूडेंट, या फिर इसको एक्शन में चेंज करते हैं, चलो मैंने बोला ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो यहां पर आपने देखा जो ही है, ठीक है, ये एक प्रोनाउन है, और यहां पर मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया। मैंने क्या बोला? ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, यानी कि जो ही है ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया, यानी कि सब्जेक्टिव केस हुआ ना। ये जो ही है ये प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, या तो सब्जेक्टिव कह लो या फिर नॉमिनेटिव कह लो। अगर मैं लिख देता आई एम स्कोल्डिंग हिम, आई एम स्कोल्डिंग हिम, ये जो आई है आपको पता है ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, आई एम स्कोल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा हूं, तो ये तो सब्जेक्ट है, यानी कि आई जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये जो हिम है ये भी तो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, लेकिन क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है? तो आपको नहीं सर ये तो ऑब्जेक्ट है, मैं डांट रहा हूं, किसे डांट रहा हूं? उसे डांट रहा हूं, तो ये जो हो गया ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम को करने वाला मैं, उस काम को रिसीव करने वाला ये जो हिम लिखा है ये है, यानी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हिम है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस है? ये ऑब्जेक्टिव केस। तो जितने भी प्रोनाउन आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो उन सबको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन से हैं देखो, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, मतलब अगर सब्जेक्ट है तो आई होगा, और अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट बना दूं तो मैं क्या बोलूंगा? मी। जैसे आई एम प्लेइंग, मैंने आई बोला, मैं ये तो नहीं बोल सकता मी एम प्लेइंग, नहीं ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप सब्जेक्ट बना रहे हो अपने आप को, तो आप बोलोगे आई एम प्लेइंग। अगर मैं बोलूं ही इज स्कोल्डिंग मी, ये ठीक है, या ही इज स्कोल्डिंग आई ठीक है, तो आप कहोगे सर मी ठीक है, क्यों? क्योंकि अब काम करने वाला कौन है? ही इज स्कोल्डिंग, किसको डांट रहा है? वो मुझे, तो अब तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं सब्जेक्टिव केस तो नहीं लगाऊंगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ही इज स्कोल्डिंग आई, मैं क्या बोलूंगा? ही इज स्कोल्डिंग मी। ऐसी जो यू है ये तो आपको पता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, ठीक है। दे सब्जेक्टिव केस होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे दे आर प्लेइंग और आई एम स्कोल्डिंग देम, ठीक है, तो देम क्यों लगाया? क्योंकि दे क्या है? ऑब्जेक्ट बन गए। वी आपको पता है सब्जेक्ट का काम करता है, अस ऑब्जेक्ट का काम करता है, शी सब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और इट आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। तो जितने भी यहां पर आपको प्रोनाउंस दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सारे के सारे क्या है? इनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आगे देखते हैं, अगला है पजेसिव प्रोनाउन। इट इज यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन, पोजेशन को दिखाने के लिए, मतलब देखो यहां पर जो आपने लिखा ऊपर, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो, यहां पर आपने जो सब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता आई सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, शी सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, और इट सब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में मैं इन प्रोनाउंस को, जिनको मैंने सर्कल किया है, अगर मैं इनको यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट का ही काम करेंगे। अगर मुझे इन सब्जेक्ट का क्या दिखाना हो किसी दूसरे नाउन के ऊपर, मुझे इनका दिखाना हो पोजेशन, जैसे मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई, और मुझे किसी नाउन पर इस आई का पोजेशन दिखाना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा आई पेन, नहीं बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा? अगर सब्जेक्ट मैं हूं, यानी कि कोई चीज मेरी है, मुझे उस पर अपना अधिकार दिखाना, तो मैं आई पेन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आई तो सब्जेक्ट का काम करता है। मुझे अगर पोजेशन दिखाना है तो कोई ऐसा प्रोनाउन हो जो पोजेशन को दिखाए, तो आई का पोजेशन दिखाने के लिए जो प्रोनाउन है वो कौन सा है? माई, तो मैं क्या बोलूंगा? माई पेन। मैं आई पेन नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? माई पेन। अगर सब्जेक्ट ही है और मुझे किसी चीज पर, किसी नाउन पर ही का अधिकार दिखाना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना ही बुक, नहीं बोल सकता, क्योंकि ही तो सब्जेक्ट का काम करता है, अधिकार दिखाने के लिए ही नहीं होता, अधिकार दिखाने के लिए क्या होता है? हिज होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? हिज बुक। ऐसे में क्या बोलूंगा? हर बुक। शी बुक तो नहीं बोलूंगा, ऐसे में दे बुक तो नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? देयर बुक, देयर, देयर बुक, ये अधिकार दिखाने के लिए होता है देयर। ऐसे वी तो नहीं बोलूंगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा वी बुक, मैं क्या बोलूंगा? आर
बुक। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनका पोजेशन दिखाने के लिए जो अलग से प्रोनाउन होता है इन्हीं के साथ, उनको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहां पर लिखा भी है, देख लो, आई का पोजेशन दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? माइन। यू का पोजेशन दिखाने के लिए योर्स। दे का पोजेशन दिखाने के लिए देयर्स, ये लिखा हुआ इधर। और वी का पोजेशन दिखाने के लिए आर्स। शी का पोजेशन दिखाने के लिए हर्स, ये रहा। और ही का पोजेशन दिखाने के लिए हिज। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने लिखा माय, माय पेन, ठीक है, आर बुक्स, देयर बुक्स, हर पेन। अभी तो सर आपने लिखा था माय, आर, देयर, हर। अभी आप कह रहे हो माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, हिज। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो आप में से कई बच्चों को नहीं पता होती और बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो यहां पर लिखा है ना, ये भी अधिकार दिखाने के लिए ही होता है, जिनका मैंने आपको बताया, जिनके साथ, जैसे आई का अधिकार दिखाने के लिए माइन, यू का अधिकार दिखाने के लिए योर्स। लेकिन इनको हम असल में क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन ही कहते हैं। ये जो आप पढ़ते आ रहे हो ना सालों से, ये जो आप पढ़ते आ रहे हो माय, आवर, देयर, योर, हर, ये जो आप पढ़ते आ रहे हो, ये असल में पोजेशन को तो दिखा रहा है, लेकिन इनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं कहते, इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इनको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोजेशन तो दिखा रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं माय पेन, तो पेन पर मेरा पोजेशन दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, पोजेशन दिखा रहा है। लेकिन माय जो है, दिस इज नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसी आवर बुक्स हमारे पोजेशन को दिखा रहा है, लेकिन जो आवर है ये क्या है आपका? ये प्रोनाउन नहीं है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ऐसी देयर बुक, तो यहां पर जो देयर है ये भी क्या कर रहा है? पोजेशन को दिखा रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। हर भी एडजेक्टिव है, योर भी एडजेक्टिव है। ये जो यहां पर लिखे ना, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ये एक्चुअली में इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉजेसिव प्रोनाउन में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है, फिर क्या डिफरेंस है? तो मैंने भी क्या बताया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ डेफिनेशंस और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इसके आगे हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, और जितने भी यहां पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबका यूज अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो, दिस, दैट, दिस, दोस, इन सबका यूज हम आगे भी पढ़ेंगे वीडियोस में कि दिस का यूज कब होता है, दैट का यूज कब होता है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया और आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर हुई कि भाई ये जो है इनको बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये जो है माय, आवर, देयर, योर, हर, इनको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज जो है ये दोनों है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और यही आपका पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, ये दोनों ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। एक छोटा सा अंतर अगर आपको जानना है ना, तो मैं अभी आपको एक छोटा सा अंतर बताता हूँ कि इन दोनों में क्या फर्क है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क है। मैं यहां पर लिख के बताता हूँ आपको, देखो। देखो, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन नहीं लगाना, शॉर्ट में बता रहा हूं, याद रखना। लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन जो है ना आपका, वो क्या होता है? कंपलसरी। ध्यान रखना, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगाना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन क्या? कंपलसरी। अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे बोलूं मैं, यहां देखो, दिस इज माइन बॉल, दिस इज माइन बॉल, तो आपसे मैं पूछूं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप जल्दी से बताओगे मुझे कि ये क्या है सर? इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि माइन क्या है? देखो, माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और मैंने भी आपको बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं लगाते, गलत हो जाता है। तो देखो, इसके बाद हमने नाउन लगा दिया, तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसको सही करना है तो आप क्या बोलोगे? दिस, नाउन को यहां पर ले आओ, दिस के बाद दिस बॉल इज, और माइन को अकेला छोड़ो, माइन के बाद कोई नाउन मत लगाओ। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नाउन मत लगाओ, नाउन को आप पहले ले आओ। अगर मैं ये लिख दूं, दिस इज माय, अब बताओ सेंटेंस ठीक है गलत है? या ऐसे लिख दूं मैं, चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दिस बॉल इज माय, बताओ सेंटेंस ठीक है गलत है? तो आप कहोगे सर गलत है, क्योंकि माय क्या है? ये माय जो है ना, ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, और अभी आपने बताया पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन इज कंपलसरी। नाउन तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर तो मैंने इसको खाली छोड़ रखा है, तो ये क्या है? फिलहाल गलत है। सही करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज, इस बॉल को उठाकर, नाउन को उठाकर यहां कर देंगे, तो दिस इज माय बॉल। अब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है बेसिकली संकेत करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, है ना? तो उसके लिए ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपको याद रखना है।
इनका यूजेस मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि दिस कब लगाते हैं, दैट कब लगाते हैं, दीज कब लगाते हैं, दोज कब लगाते हैं। अभी फिलहाल आप याद रखो कि दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए लगाते हैं, यानी कि इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और दीज और दोज ये दोनों हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, यानी कि इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी आगे हम इनके मतलब ये सारी तो इतनी मजेदार चीज है ना, अभी मैं आपको ईच का यूज बताऊंगा कि ईच का यूज हम कब करते हैं, इसके बाद कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है, इसके कितने तरह के केसेस होते हैं। वैसे मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो भी हमारा वो 50 रूल्स वाला जो सीरीज चल रही है जो, उसके अंदर मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको समझना है तो आप जो 50 रूल्स वाली वीडियोस हैं पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें देखो, मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ईच हम कब कब लगाते हैं, आइदर का क्या केस होता है, नाइदर का क्या केस होता है, एवरी का क्या केस होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अभी आगे प्रोनाउन में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, 6-7 पार्ट्स है प्रोनाउंस के भी। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अभी इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ईच कब आता है, आइदर कब आता है, इनकी मीनिंग क्या होती है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो ना आपकी। अगर मैं बोलूं प्रत्येक बच्चे के पास पेन है तो आपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी कुछ, ठीक है। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। यानी कि इससे क्या आप क्या समझे कि आइदर नाइदर जो है ना, ये दोनों केवल दो के लिए आते हैं। अगर दो से ज्यादा हो तो ना तो आइदर आएगा ना नाइदर आएगा। एवरी का मतलब क्या होता है, सभी, और नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। ये लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए। देखो अगर दो में से कोई नहीं है तो नाइदर, अगर दो से ज्यादा है और उनमें से कोई भी नहीं है तो क्या लगाते हैं, नन, ठीक है। एक्सप्लेन आगे इसको करेंगे आराम से। अभी देखो अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं व्हेन जब द एक्शन ऑफ द वर्ब टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप एक चीज समझो, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, एक आपका होता है सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करने वाला होता है, ठीक है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट जो कि काम को रिसीव करने वाला होता है। नॉर्मल केसेस में यही होता है कि सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, ऑब्जेक्ट यानी कि क्या होता है, काम को रिसीव करने वाला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट है काम करने वाला, और जो काम उसने किया उस काम को रिसीव उसने खुद ही कर लिया, यानी कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है। वही वाली बात होगी कि जो चाचा है वही भतीजा है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट ने कुछ किया और वो काम जो है ना रिफ्लेक्स होकर यानी कि घूमकर सब्जेक्ट के ऊपर ही आ गया, यानी कि उसका जो इंपैक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ गया। जैसे मैं बोलूं कि कल रात वो सीढ़ियों से गिर गया और उसने खुद को हर्ट कर लिया, मतलब खुद को उसने चोट पहुंचा ली। तो आप बताओ यहां पर काम हुआ चोट पहुंचाने का, चोट पहुंचाने वाला कौन, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चलो एक नाम रख देते हैं कि कल रात राहुल सीढ़ियों से गिर गया और उसने खुद को चोट पहुंचा ली। अब आप बताओ काम करने वाला कौन, राहुल, चोट पहुंचाने का जो काम है किसने किया, राहुल ने। अब आप बताओ चोट पहुंची किसको है, काम को रिसीव किसने किया, राहुल ने किया, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, चोट पहुंचाई। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है काम को रिसीव भी उसी ने कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम है वो रिफ्लेक्स होकर सब्जेक्ट के ऊपर आ गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा होता है। क्या क्या जुड़ा होता है, या तो सेल्फ लगा होता है या तो सेल्फ्स लगा होता है। सेल्फ कब लगता है, जब सिंगुलर की बात हो रही हो, और सेल्फ्स कब लगता है, जब प्लूरल की बात हो रही हो। समझ गए आप मेरी बात, रिफ्लेक्सिव कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट ही क्या बन जाए, वर्ब का रिसीवर बन जाए, काम का रिसीवर बन जाए, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो आपको पता है यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, तो इसलिए अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ और प्लूरल है तो योर सेल्फ। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ और इट सेल्फ, ये जितने भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव यूज कब करना है, मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट ही क्या बन जाए, वर्ब का रिसीवर बन जाए, यानी कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि जो वर्ब है यानी कि जो काम हो रहा है उस काम को रिसीव करने वाला यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही फेल ऑफ द चेयर, वो कुर्सी से गिर गया, एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसने खुद को हर्ट कर लिया, मतलब खुद को चोट पहुंचा ली। अब आप मुझे बताओ यहां पर काम करने वाला कौन, यानी कि गिरने वाला कौन, वो, चोट पहुंची भी किसको, उसी को। हिमसेल्फ का मतलब उसको खुद को, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हिमसेल्फ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ,
शी यानी कि सब्जेक्ट है आपका, आपको पता है नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। शी कैन टेक केयर, वो ध्यान रख सकती है, यानी कि काम करने वाली कौन है, वो है। काम क्या कर रही है, ध्यान रखने का। अब आप मुझे बताओ ध्यान किसका रख रही है, हर सेल्फ, खुद का ही रख रही है। यानी कि ध्यान रखने वाले भी ये है और ध्यान रख भी किसका रही है, खुद का रख रही है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, रिफ्लेक्सिव लगाया मैंने यहां पर। तो आप ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट क्या बन जाए, रिसीवर बन जाए। ठीक है, अगला देखो एम्फेटिक, ध्यान से देखो। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये जो यहाँ पर लिखे हुए ना सारे के सारे, इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि लिखने की जगह कम है। देखो, पेन टेप पे पढ़ाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेस आपके पास लिखने का काफी कम होता है। देखो, मैंने क्या बताया, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इन्हीं को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हो और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हो। डिपेंड करता है इनके यूज पर कि आप इनको यूज कैसे कर रहे हो। जैसे यहां पर जो हिमसेल्फ आपने लिखा, तो यहां पर हिमसेल्फ से क्लियर हो रहा है कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति है, कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो आपको पता लग गया कि जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है, तो इस वाले हिमसेल्फ को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ऐसी हर सेल्फ, शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, यहां पर जो हर सेल्फ है वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज तो नहीं कर रहा ना, वो क्या कर रहा है बेसिकली, या जो हर सेल्फ है वो क्या बता रहा है कि जो ये शी है ना, यही ऑब्जेक्ट है, कि वो ध्यान भी किसका रख रही है, खुद का रख रही है। तो जो हर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर आप इन जितने भी प्रोनाउंस लिखे, अगर आप इनको ऐसे यूज करो कि ये जो है ना आपके सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करे। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस देकर बोलना। एक होता है जैसे मेरे से किसी ने पूछा कि ये फाइल तुमने खुद बनाई, तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने बनाई ये फाइल। उसने बोला नहीं किसी की तो मदद ली होगी, मैंने बोला नहीं मैंने खुद बनाई। तो देखो, जो मैंने पहला बोला मैंने बनाई, वहां पर मैंने स्ट्रेस नहीं किया, मैंने एम्फेसाइज नहीं किया, मैंने बोला हाँ मैंने बनाई फाइल, यानी कि आई मेड दिस फाइल। लेकिन जो मैंने दूसरी बार में बोला कि नहीं मदद नहीं ली, मैंने खुद ने बनाई, यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने काम किया वो मैंने किया विदाउट हेल्प, बिना किसी की हेल्प के किया, मैंने खुद से किया। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सब्जेक्ट मैं हूं और मैंने ही काम किया, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। तो ऐसे में आप क्या लगाओगे, आई माई सेल्फ मेड दिस फाइल। मैंने क्या बोला, आई माई सेल्फ मेड दिस फाइल। तो यहां पर जो माई सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, आप ऐसे समझो, आई माई सेल्फ मेड दिस फाइल। आप बताओ सब्जेक्ट कौन है, आई। मैंने काम क्या किया, मेड यानी कि बनाने का। तो मैंने क्या बनाया, मैंने खुद को तो नहीं बनाया ना, यानी कि ऑब्जेक्ट मैं तो नहीं हूं ना, मैंने क्या बनाई, फाइल। यानी कि अब आपको पता है काम को रिसीव कौन कर रही है, फाइल कर रही है। तो यहां पर फाइल ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। माई सेल्फ तो बल्कि क्या कर रहा है, आपके सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने खुद बनाई फाइल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बोलता कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो यहां पर माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूं। ध्यान कौन रखेगा, मैं। किसका रखूंगा, अपना, यानी कि सब्जेक्ट भी मैं, ऑब्जेक्ट भी मैं। तो यहां पर जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब मैंने ये बोला कि आई माई सेल्फ मेड दिस फाइल, तो आपको एक अलग ऑब्जेक्ट मिल गया ना, दिस फाइल। तो यानी कि जो माई सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? देखो जरा एग्जाम्पल देखो। ही हिमसेल्फ ओपन द बॉक्स। अब यहां पर देखो, ही काम करने वाला ही है, काम क्या किया इसने, ओपन किया। अब जिस चीज को ओपन किया होगा वही तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जिसने ओपन यानी कि जिसने वर्ब को रिसीव किया, तो वर्ब को रिसीव किसने किया, बॉक्स ने किया। यानी कि ये आपका अलग ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, ही पर स्ट्रेस कर रहा है, ही को स्ट्रेस कर रहा है, ही को एम्फेसाइज कर रहा है कि ही हिमसेल्फ ओपन द बॉक्स, उसने खुद ने बॉक्स खोला। इसका मतलब यहां पर जो हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्शन को नहीं दिखा रहा, रिफ्लेक्स नहीं कर रहा, वर्ब को रिफ्लेक्स नहीं कर रहा सब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है। बेसिकली रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब आप ये सॉरी एम्फेटिक का मतलब होता है जब आप ये बताते हो कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, बिना किसी की मदद के। ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट करके बताया करो यार समझ में नहीं आ रहा, मैंने आप लोगों को बोला था, इससे मेरे को पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, वरना आप लोग पढ़ लेते हो, नोट्स भी बना लेते हो और मुझे पता नहीं लगने देते कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर मुझे कैसे रियलाइज होगा इस बात का कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो मुझे भी पता लगने दिया करो, कमेंट किया करो, बताया करो मुझे। कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए
ताकि मुझे पता चल सके कि मैं मतलब अगर कुछ इंप्रूव कर सकूं आप लोगों के लिए तो ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो। आगे देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। रेसिप्रोकेट करते हैं। देखो ईच अदर का मतलब क्या होता है, और इन दोनों की बेसिकली हिंदी क्या होती है, एक दूसरे को एक दूसरे से या फिर आपस में, ये इनकी हिंदी होती है। ठीक है, एक दूसरे को, एक दूसरे से या आपस में। दोनों में डिफरेंस क्या है, ईच अदर लगाते हैं फॉर टू, ईच अदर लगाते हैं दो के लिए, दो लोगों के लिए, और वन अदर लगाते हैं फॉर मोर देन टू। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ईच अदर लगाते हैं दो के लिए और वन अनदर लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जैसे मैं बोलूं दीज बॉयज आर अब्यूजिंग वन अनदर। देखो दीज बॉयज आर अब्यूजिंग वन अनदर, क्योंकि यहां पर आपको पता है बॉयज है तो दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्लियर नहीं है ना, दो है तो आप दो से ज्यादा ही मान के चलोगे, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, वन अनदर। अब इसकी हिंदी क्या बनी, ये जो लड़के हैं ना, आर अब्यूजिंग, गाली दे रहे हैं, वन अनदर। वन अनदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को, कि जो लड़के हैं एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को, एक दूसरे से, यानी कि क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये लड़के हैं, एक दूसरे को गाली देने का मतलब ये इसको गाली दे रहा है, इसको गाली दे रहा है, इसको गाली दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ये 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 इसको गाली दे रहा है, इसको गाली दे रहा है। यानी कि जो काम हो रहा है ना वो क्या हो रहा है, बेसिकली वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, मतलब इससे इस तक जा रहा है, फिर इससे इस तक भी आ रहा है, इससे इस तक जा रहा है तो इससे इस तक भी आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कहां पर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है ऐसे प्रोनाउन जो कि एक अनिश्चितता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, अनिश्चितता, यानी कि जब इन प्रोनाउंस को आप यूज करोगे ना तो वहां से क्लियरिटी नहीं आ पाती, सर्टेनिटी नहीं आ पाती कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, देखो इट एक्सप्रेसेस अनसर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की अनिश्चितता को दिखाते हैं। जैसे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। देखो तीन चीज याद रखो, बडी, वन, थिंग। अब क्या क्या बन गया, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। अब आपने लिया सम, तो सम से क्या क्या बनेगा, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। और इसके अलावा क्या क्या होता है, ऑल, सम, एनी, मच, बोथ, फ्यू, लिटिल। देखो मैंने क्या कहा, हम इन सब का यूज जो है अभी आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एवरीबडी का यूज कैसे करते हैं, उसके साथ नाउन कौन सा लगाएंगे, वर्ब कौन सा लगाएंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है, कब लगाना कब नहीं लगाना, ऐसी एवरीवन कब लगाना है, नो वन कब लगाना, नथिंग कब लगाना है, बोथ का क्या मतलब होता है, फ्यू क्या होता है, फ्यू का आपको पता है, एक फ्यू होता है, एक आपका अ फ्यू होता है, एक आपका द फ्यू होता है। इन सब का यूज हम आगे पढ़ेंगे अभी। ऐसे लिटिल का एक होता है आपका अ लिटिल, और एक और होता है द लिटिल। ठीक है ना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मच कब लगाना है, एनी कब लगाना है, सम कब लगाना है, एनी और सम के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी टाइप प्रोनाउन की होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, अब जैसे आप खुद बताओ, मैं अगर आपको एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं सम बॉय इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू एट द डोर, एट द डोर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या मीनिंग है इसकी, सम बॉय इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर, मतलब कोई लड़का दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सम बॉय इज वेटिंग, तो आपको क्या पता है कि वो बॉय कौन है, क्या निश्चित है, क्या इस बात की निश्चितता है कि वो बॉय कौन है, नहीं पता ना, अनसर्टेन है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जो सम होता है ना, ये आपका बेसिकली क्या होता है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव बन गया, जो सम है तो एडजेक्टिव बन गया, हमें प्रोनाउन बनाना था, मैंने एडजेक्टिव का फॉर्म, मैंने एडजेक्टिव का सेंटेंस लिख दिया। दूसरा लिखते हैं, देखो आप बेसिकली समझ गए ना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि जब आप सम लिखोगे तो आपको ये इस बात की सर्टेनिटी नहीं हो पाती कि आप किसकी बात कर रहे हो। ऐसे मैं बोलूं एवरीबडी इज गोइंग, मैंने बोल दिया एवरीबडी इज गोइंग, तो क्या आपको ये पता है कि उस एवरीबडी के अंदर कौन कौन, निश्चित रूप से नहीं पता ना कि कौन कौन है, आपने तो सबको एक साथ मिलाकर बोल दिया एवरीबडी इज गोइंग, सब जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे होता है बोथ, कि दे बोथ आर गोइंग, तो दे बोथ, अब जैसे मैंने बोला बोथ, दे बोथ आर गोइंग, तो सामने वाले को नहीं पता लग रहा कि इस बोथ में कौन से दो हैं, कौन दो हैं, निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अगला होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जब यानी कि व्हेन, जब आप हु,
विच, हुज, विच 2 बार लिखा क्या मैंने, 2 बार लिख दिया। जब आप हु, विच, हुज, हुम और दैट, जब आप इनको आर यूज करते हो टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन देयर एंटीसीडेंट एंड प्रीसीडेंट, जब आप इनका यूज करते हो क्या करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। रिलेशन किस किस बीच में, इनका जो एंटीसीडेंट है और इनका जो प्रीसीडेंट है, यानी कि इनसे पहले आने वाला और इनके बाद में आने वाला जो नाउन है, उनके बीच में आप क्या दिखाते हो, रिलेशन दिखाते हो, तो हम इनको क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु वॉज अब्यूजिंग दम यस्टरडे, जो उनको कल गाली दे रहा था। दिस इज द बॉय, कि वही लड़का है, हु वॉज अब्यूजिंग दम यस्टरडे, जो कल उनको गाली दे रहा था। तो आप बताओ ये जो हु है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई लड़का वही है जो गाली दे रहा था, यानी कि अपने एंटीसीडेंट को और अपने प्रेसिडेंट को कनेक्ट कर रहा है ना, यानी कि गाली देने वाला जो लड़का है ये वही है। तो हु क्या कर रहा है, दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो हु है इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसी अगला, दिस इज द डॉग, ये वही कुत्ता है, विच बिट मिस्टर शर्मा, जिसने मिस्टर शर्मा को काटा। विच बिट मिस्टर शर्मा, जिसने मिस्टर शर्मा को काटा। अब आप मुझे बताओ यहां पर जो विच है ये क्या कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये वही कुत्ता है जिसने मिस्टर शर्मा को काटा। तो यानी कि विच क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है कि कुत्ता वही है जिसने काटा। तो विच भी यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, एक सेंटेंस है, हु आर यू, क्या ये जो हु है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ये नहीं कि हु है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने क्या कहा, यूज पे डिपेंड करता है। यहां पर आपने हु को यूज किया रिलेट करने के लिए, लेकिन यहां पर जो आपने हु को यूज किया वो आप किसी को रिलेट नहीं कर रहे, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, हु आर यू। तो यहां पर जो हु है ये प्रोनाउन तो है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो। तो प्रश्न वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी हम आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है कब हु लगाना होता है, कब विच लगाना होता है, कब हुज लगाना होता है, कब हुम लगाना होता है, कब दैट लगाना होता है, इनका यूज हम आगे अभी पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अभी मैंने आपको बताया जब आप हु, हुम, हुज, विच और व्हाट को आप यूज करते हो टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज ध्यान रखना कि आप इनको यूज करोगे क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन इनके तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद नाउन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो ही वो प्रोनाउन है। चलो मैं ऐसे आपको एक अलग से लिख के समझाता हूं, या फिर ऐसे समझ लो, अगर तुरंत बाद नाउन नहीं है तो ही वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। अगर मान लेते हैं तुरंत बाद में एक नाउन आ गया, मतलब क्वेश्चन तो पूछ रहा है, ये जो जितने भी यहां पर लिखे ना हु, हुम, हुज, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इनके बाद एक नाउन आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे में वो इंटेरोगेटिव तो है लेकिन वो प्रोनाउन नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हु इज रेडी टू गो देयर, हु इज रेडी टू गो देयर। अब आपको पता है पर जो हु है किसी के बीच में रिलेशन नहीं बता रहा, क्वेश्चन पूछ रहा, तो आपको पता है ये जो हु है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये रिलेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। whom did you give the packet, तुमने पैकेट किसको दिया, यहां पर भी क्वेश्चन है, whom का प्रयोग मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए किया, और whom के बाद कोई नाउन नहीं है, नहीं है, यानी कि whom को भी मैं क्या बोल सकता हूं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोल सकता हूं। which is their favorite movie, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो यहां पर भी देखो जो which है इसका यूज मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए किया, और इसके बाद भी नाउन नहीं है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट विल यू डू नाउ, अब तुम क्या करोगे, व्हाट का यूज मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए किया, और इसके बाद भी कोई नाउन नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको जो समझाया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन, जैसे इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, अगर विच मूवी इज योर फेवरेट, देखो मीनिंग तो वही आ रही है, विच मूवी इज योर फेवरेट, लेकिन थोड़ा सा देखो अलग क्या हो गया। अच्छा बताओ कि यहाँ पर जो विच है क्या इससे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो आप कहोगे बिल्कुल सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच मूवी इज योर फेवरेट, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, या कौन सी मूवी तुम्हारी फेवरेट है, तो विच का यूज आप क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अगर इसके बाद नाउन आ गया तो आप इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलोगे, आप इसे बोलोगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, व्हाट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम इस केस के बारे में जानते हो, तो आप बोलते हो व्हाट केस,
व्हाट केस या विच केस, सीधा बोलते हो विच केस या व्हाट केस। तो यहाँ पर आपने जो व्हाट है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया, लेकिन व्हाट के बाद क्या आ गया, एक नाउन आ गया। तो आपको पता है यहाँ पर जो व्हाट है इंटेरोगेटिव तो है लेकिन नॉट प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। देखो व्हाट जो है, अगर आप व्हाट को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हो तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। और मैंने आपको बता दिया कब प्रोनाउन कब एडजेक्टिव। अगर डायरेक्ट बाद नाउन नहीं है तो प्रोनाउन, डायरेक्ट बाद अगर नाउन है तो एडजेक्टिव। लेकिन व्हाट को अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए ना यूज करो, अगर आप व्हाट को यूज करो, इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इफ इट इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सरप्राइज। अगर आप व्हाट को सेंटेंस में यूज कर रहे हो सरप्राइज की सेंस को दिखाने के लिए, ठीक है, और वहां पर ये वाला साइन जरूर होगा, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं इसको, तो वहां पर जो व्हाट कहलाएगा, अब उसको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलोगे या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, कि मतलब ये कितना सुंदर घर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। इसको हटा देते हैं और यहां पर ये वाला सिंबल लगा देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर एक प्रकार का एक्सक्लेमेशन दिखाया जा रहा है, सरप्राइज दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर जो व्हाट है उसे आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं, इसे आप क्या बोलोगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये एक ही होता है बस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक ही होता है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब कल की क्लास में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जितने भी हमने 11 टाइप्स पढ़ी, इन 11 टाइप्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कहां पर इनको कैसे यूज करना है, कहां पर यूज नहीं करना है, इनके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये सारी चीजें हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, नाउन की वीडियोस को देख लो, और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों से, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी फायदा मिल सके। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।